दोस्तों ये है Samsung S23 FE। अक्टूबर 2023 में ये लॉन्च हुआ था। अभी चल रहा है अगस्त 2025, यानी कि लगभग 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे इसको अक्टूबर 2025 के अंदर। और मैंने इसे बाय किया था जनवरी 2024 में, तो मुझे भी लगभग 20 महीने का टाइम हो चुका है इसको यूज करते हुए। और अभी इसमें One UI 7 का लेटेस्ट अपडेट भी आ चुका है जो कि स्टेबल अपडेट है। अब देखो ये जो स्मार्टफोन है ना, स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था लगभग 60 से 65 हजार के बजट में, और ये पिछले बीबीडी सेल में सेल हुआ था अंडर 30 के बजट में, 28 से 30 के बजट में बहुत से लोगों ने इसको बाय भी किया था। तो लास्ट ईयर के बीबीडी सेल में तो डील डेफिनेटली अच्छी ही थी, लेकिन इस बार के बीबीडी सेल के अंदर आपको अंडर 25 के बजट में देखने मिल सकता है। तो मुझे बहुत सी कमेंट्स आ रही है S23 FE को लेकर के कि क्या अभी ये 2025 में बाय करना सही डील है या फिर इसे इग्नोर करें। तो यही सारे आपके जो डाउट है इस फोन को लेकर के आज मैं बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ कि भाई अभी ये 2025 में कैसे परफॉर्म कर रहा है। इसमें One UI 7 का अपडेट भी आ चुका है, और अभी इसमें हीटिंग इश्यू कैसा है, बैटरी बैकअप कैसे मिल रहा है, कैसे ये परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं तो फिर आप भी सही से डिसाइड कर पाओगे कि क्या इसको 2025 में बाय करना भी है या फिर इसे इग्नोर करें। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो पूरी देखना, स्किप मत करना। तो देखो सबसे पहले हम बात करें इसके बैटरी बैकअप के बारे में। तो अभी 2025 में ये फोन कैसे परफॉर्म कर रहा है बैटरी को लेकर के, और One UI 7 के बाद में क्या इसमें कोई इंप्रूवमेंट है, वो आज आपको हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो भाई देखो अभी ये मेरे पास लगभग 20 महीने हो चुके हैं इसको मैं यूज करूँ। तो अब ऐसे में क्या है ना कि जो बैटरी की जो हेल्थ है वो थोड़े लंबे समय के बाद में थोड़ी तो डिग्रेड होती है। तो आप इसको जैसे स्टार्टिंग में बाय करोगे और One UI 7 का अपडेट आप कर लोगे, तो उसके बाद में भी आपको ये लगभग जो है आराम से 5 साढ़े 5 घंटे का एसओटी निकल के देगा। अब देखो यहाँ पे इंप्रूवमेंट One UI 7 के बाद में आपको ज़्यादा बिल्कुल भी देखने नहीं मिलता। ऐसे नहीं कि अपडेट कर लिया और बहुत कमाल का एसओटी मिल रहा है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे बैटरी बैकअप हो चुका है, तो वैसे कुछ भी नहीं है। अब स्टार्टिंग में जब लोगे तो नया नया फ़ोन तो आपको 5 साढ़े 5 घंटे का एसओटी देगा, जो कि अगर आप नॉर्मल से मीडियम यूज़ करते हो तो आपका जो है एक दिन निकाल सकता है, थोड़ा मुश्किल से निकालेगा। बिकॉज कि अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा लगातार यूज़ कर लेते हो, यानी कि थोड़ा आपने यहाँ पे स्क्रॉलिंग ज़्यादा कर ली इंस्टाग्राम के ऊपर, थोड़े से वीडियो अगर ज़्यादा देख लिए यूट्यूब के ऊपर, तो ये फिर आपको दोपहर में ही खत्म हो जाएगा 3-4 बजे के आसपास, और आपको डबल से चार्ज करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे आपको अगेन चार्ज करना पड़ सकता है अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ कर लेते हो, थोड़ा हेवी यूज़ कर लेते हो, बिकॉज कि बैकअप इसका इतना बेटर नहीं है। ओके, और One UI 7 के बाद भी इसमें इतना अच्छा एसओटी नहीं मिल रहा है, ये क्लियर बात है। और अभी इसको मैं यूज़ करो लगभग 20 महीने के आसपास हो चुके हैं, तो अभी इसका जो एसओटी कम हो चुका है, बिकॉज की बैटरी हेल्थ कम होती है एक टाइम के बाद में। तो अभी ये मुझे लगभग 4 साढ़े 4 घंटे के आसपास का एसओटी निकाल के देता है। तो भी बैटरी से थोड़ा सा इश्यू पहले भी था, अभी भी है। और हाँ, इसमें क्या है ना कि हीटिंग के इश्यूज भी है, वो कैसे आते हैं आपको मैं आगे क्लियर करने वाला हूँ। तो भाई अगर आपका फ़ोन थोड़ा हेवी टास्क करता है, यानी कि कैमरा अगर यूज़ कर लिया या फिर गेमिंग हेवी कर ली, तो ऐसे में फ़ोन थोड़ा ज़्यादा हीट हो जाता है। ऐसे में ब्राइटनेस भी जल्दी ड्रॉप कर लेता है, और फिर थ्रोटलिंग के चलते यहाँ पे बैटरी भी उस टाइम पे थोड़ी जल्दी जल्दी ड्रेन होने लगती है। तो फिर हेवी टास्क के चलते आपको बैकअप इतना बेटर नहीं मिलता। नॉर्मल टास्क आप करते हो तो डेफिनेटली फिर थोड़ा स्लाइटली बेटर आपको एसओटी मिल सकता है। तो बैटरी बैकअप देखो पहले भी इतना इंप्रेसिव नहीं था, One UI 7 के बाद भी इतना इंप्रेसिव नहीं है 2025 के अंदर भी। तो आप अगर सोच रहे हो कि One UI 7 के बाद तो बैटरी बैकअप तो इंक्रीज हो ही चुका होगा, लेकिन ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। देखो आप इसे खरीदना चाहते हो खरीद सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन देखो क्या है ना कि इसका जो बैटरी बैकअप है ना वो आज भी थोड़ा सा कम ही है। ओके, तो अगर आप नॉर्मल से मॉडरेट यूजर हो, अगर आपको काम से काम रखना आता है, तो डेफिनेटली इसको आप चेकआउट करो। नहीं तो बैटरी बैकअप से अगर आपको थोड़ा सा लगाव है, अगर आपको थोड़ा अच्छा एसओटी चाहिए, और क्या है ना कि अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करना है अपने फ़ोन को, तो फिर थोड़ा सा फिर आपको यहाँ पे 2 बार भी चार्ज करना पड़ेगा। और यहाँ पे चार्जिंग का स्पीड भी क्या है ना कि आपको 1 घंटा 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है 25 वाट से। तो वो भी क्या है ना कि थोड़ा ज़्यादा ही है, यानी कि फास्ट चार्जिंग आपको इतनी बेटर नहीं मिलती। यहाँ पे 45 वाट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता। ओके, तो ये भी थोड़ा कॉन्स है कि भाई बैटरी भी जल्दी उतर जाती है, और यहाँ पे चार्जिंग करना पड़ेगा डबल से, तो फिर वो भी थोड़ा स्लो चार्ज होता है, तो ये थोड़ा दिक्कत लगती है। अगर यहाँ पे फास्ट चार्जिंग होती तो फिर ये चीज़ें यहाँ पे सॉर्ट आउट हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे चार्जिंग भी उतनी फास्ट नहीं। ओके, और हाँ ये एक अच्छी बात है कि ये वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, तो आप इसको वायरलेस चार्ज भी कर सकते हो, ये एक अच्छी बात है इसमें। और हाँ, इसके अंदर आपको वायरलेस पावर शेयरिंग का भी ऑप्शन मिलता है, तो आप इसके थ्रू क्या है ना किसी भी अपने अदर गैलेक्सी डिवाइस को चार्ज कर सकते हो। फिर आप बर्ड्स वगैरह भी अपने जो है इससे चार्ज कर सकते हो, जो कि वायरलेस पावर शेयरिंग का इसमें आपको फीचर्स मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। तो ये कुछ फ्लैगशिप फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, लेकिन बैकअप आज भी जो है वो 19-20 का, यानी कि इतना बेटर नहीं है। तो ये तो इसका कौन सी आप पकड़ सकते हो, लेकिन देखो यहाँ पे कुछ और बातें भी आपको अच्छी मिलती है, जैसे कि IP68 की आपको रेटिंग मिल जाती है, तो ये एक अच्छी बात है। अगर आप यहाँ पे पानी में इसको लेकर के जाते हो, थोड़ा बहुत पानी में गीला हो जाता है, भीग जाता है, तो ऐसे में ये फोन सर्वाइव कर जाता है। मैंने इसे कई बार पानी में टेस्ट भी किया है, तो अब तक ये सर्वाइव कर रहा है। तो यहाँ पे IP68 की रेटिंग है, जो कि सही से वर्क करती है, जो कि आपके काम में आ सकती है। और साथ ही में इसके जो ड्यूल स्टीरियो स्पीकर है वो भी यहाँ पे अच्छा साउंड करते हैं। यहाँ पे आपको डॉल्बी एटमॉस का फीचर्स मिल जाता है। Why don't you just tell me everything can be so simple, but
इसकी साउंड क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाती है और इसकी जो हैप्टिक्स है ना वो भी आपको बेटर मिल जाती है, यानी कि बहुत ऐसे फ्लैगशिप लेवल के तो नहीं है लेकिन फिर भी ठीक ठीक है, यानी कि आपको अच्छा फील हो सकता है, यानी कि हैप्टिक्स भी अच्छे है, साथ ही में यहाँ पे साउंड क्वालिटी भी आपको अच्छी मिल जाती है और IP68 की रेटिंग भी यहाँ पे एक प्लस पॉइंट, और साथ ही में यहाँ पे USB 3.2 Gen 1 मिल जाता है। तो आपके फोन में जो भी डाटा है या फिर आप अपने फोन से कुछ भी वीडियो रिकॉर्ड करते हो, कुछ फोटो क्लिक वगैरह करते हो, अगर आपको उस डाटा को ट्रांसफर करना है पीसी के अंदर, लैपटॉप के अंदर या फिर किसी और डिवाइस के अंदर या फिर किसी और डिवाइस यानी कि लैपटॉप हार्ड डिस्क वगैरह से अगर आपको डाटा कॉपी करना है इसके अंदर डालना है, तो ऐसे में जो कॉपी पेस्ट का जो स्पीड है ना आपको बहुत अच्छा मिलता है USB 3.2 Gen 1 के साथ में। और इसमें आपको ड्यूअल फिजिकल नैनो सिम स्लॉट का ऑप्शन मिलता है, तो आप इसमें 2 नैनो सिम लगा सकते हो, लेकिन आप इसके अंदर मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते। और यहाँ पे आपको 2 वेरिएंट मिल जाते हैं, 8/128 और 8/256। और इसका जो 8/128 वाला वेरिएंट है ना आपको यहाँ पे UFS 3.1 की स्टोरेज मिल जाती है और 256 में आपको मिल जाती है UFS 4.0 की स्टोरेज है, और आप इसमें ई सिम भी लगा सकते हैं। अगर बात हम करें इसके डिस्प्ले की तो भाई देखो ये भी बहुत ही अच्छा आपको आउटपुट दे देगा। मैं इसको लगभग 20 महीने से यूज कर रहा हूँ, तो मुझे अब तक कोई भी इसमें ग्रीन लाइन वगैरह का इशू देखने नहीं मिला। इसको मैं बिल्कुल हेवी यूज करता हूँ और मैंने इसमें One UI 7 का स्टेबल अपडेट भी कर लिया है, और इसमें जो हर महीने सिक्योरिटी पैच के अपडेट आते हैं उनको भी मैं इसमें इंस्टॉल करता हूँ, तो अब तक मुझे ऐसे कोई भी ग्रीन लाइन का इशू देखने नहीं मिला। और यहाँ पे डिस्प्ले की साइज 6.4 इंच की है और यहाँ पे 2x डायनेमिक एमोलेड का पैनल है, यानी कि अच्छे क्वालिटी का पैनल है। और यहाँ पे फ्रंट और रियर में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का मिल जाता है प्रोटेक्शन, और इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो लगभग 1450 निट्स की है, जो कि इंडोर तो सफिशिएंटली ब्राइट है लेकिन आउटडोर भी ठीक ठाक ब्राइट है, यानी कि आपका काम चल जाएगा। इसे बहुत ज्यादा ब्राइटर डिस्प्ले नहीं है लेकिन फिर भी ठीक ठाक विजिबल है आउटडोर के अंदर भी। यहाँ पे दिक्कत है कि भी थोड़ा भी अगर आपने यहाँ पे हेवी यूज कर लिया, कैमरा से फोटो क्लिक कर लिया, थोड़े बहुत वीडियो रिकॉर्ड कर लिए या फिर थोड़ा गेमिंग ज्यादा एक्स्ट्रा कर लिए, तो भी ये ब्राइटनेस को जल्दी ड्रॉप कर लेता है, तो आउटडोर में फिर आपको यहाँ पे विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं मिल पाती, तो ये थोड़ा ब्राइटनेस ड्रॉप का इशू इसमें जल्दी आ जाता है। वैसे यहाँ पे इसमें HDR10+ कंटेंट सपोर्टेड है, तो आप इसमें यूट्यूब में 4K HDR वीडियो बिना लैग वगैरह किए देख सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। और यहाँ पे आपको मिल जाता है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, और ये अडेप्टिव पैनल है तो यहाँ पे 60 हर्ट्ज से लेकर 120 हर्ट्ज के बीच में शिफ्ट होता है। और यहाँ पे जो स्क्रॉलिंग का स्पीड वगैरह आपको बहुत ही मस्त मिल जाता है। यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है कि इसका जो ऑप्टिमाइजेशन है ना वो बहुत ही कमाल का है, यानी कि आप इसको जब भी यूज करोगे तो जो स्क्रॉलिंग का एक्सपीरियंस है या फिर जो टच रिस्पॉन्स वगैरह आपको बहुत ही स्मूथर और फास्टर मिल जाता है। तो डिस्प्ले क्वालिटी मस्त है, लेकिन यहाँ पे जो इसके चीन बेजल से वो थोड़ा यहाँ पे गेम खराब कर देते हैं, तो ये मुझे इतने बेटर फील नहीं होते। लेकिन अगर आप इसको बाद में यूज करोगे तो यूज तो हो जाते हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा डिस्प्ले का बेजल्स चीन वगैरह वो थोड़ा सा वियर्ड सा लगता है, थोड़े कम होने चाहिए थे। लेकिन इन्होंने क्या किया कि S24 FE के अंदर भी यहाँ पे थोड़े चीन बेजल्स को बड़ा ही कर दिया है। हाँ, S25 FE में शायद से ये थोड़े थिन बेजल्स कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस बिगाड़ देता है, लेकिन फिर भी डिस्प्ले क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाती है S23 FE की। और बात हम करें इसके बायोमेट्रिक सेंसर की तो भाई देखो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंसर है, नीचे आपको प्लेसमेंट देखने मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे एक्यूरेटली और फास्टली काम करता है। आप इसे अगर सही से रजिस्टर कर लेते हो तो ये फास्ट काम करता है, इसमें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट टाइम बात करें इसके परफॉर्मेंस की तो भाई देखो ये कैसे परफॉर्म कर रहा है 2025 में भी One UI 7 के बाद में, वो थोड़ा आप ध्यान से समझ लो। तो इसमें Exynos 2200 का चिपसेट मिल जाता है। वैसे इसका जो अंडर स्कोर है वो आपको लगभग 10 लाख के आसपास का मिल जाता है, यानी कि ठीक ठीक स्कोर वगैरह है, लेकिन अपने जो डेली टास्क है वो इजीली हैंडल कर लेता है। इवन कि आप थोड़े बहुत हेवी टास्क भी कर लेते हो तो ये हैंडल कर लेगा, लेकिन दिक्कत क्या आती है वो थोड़ा आप समझ लो। अब देखो ये ऑक्टा कोर का चिपसेट है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि इसमें जो आप नॉर्मल से मीडियम टास्क करते हो तो वो यहाँ पे जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा वगैरह यहाँ पे नॉर्मल टास्क में कोई इशू नहीं आएगा। साइड थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे वार्म फील हो सकता है, क्योंकि ये इसके अंदर हीटिंग की जो है फितरत वगैरह है, थोड़ा भी आप इसके ऊपर थोड़ा पुश करते हो, इसको लोड डालते हो तो ये जल्दी गर्म हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे थ्रोटलिंग जल्दी हो जाती है। तो आप इसमें कुछ हेवी टास्क कर लेते हो, जैसे अगर आपने कैमरा यूज कर लिया, तो वैसे में यहाँ पे सैमसंग के सभी फोन गर्म होते हैं, लेकिन ये थोड़ा जल्दी गर्म हो जाता है। थोड़े बहुत ही फोटो क्लिक कर लिए, 5-6 फोटो क्लिक कर लिया तो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है, ब्राइटनेस को ड्रॉप कर लेता है। थोड़ी भी आपने गेमिंग कर ली 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे की, तो ये बहुत ज़्यादा वार्म हो जाता है। इसमें ग्लास बैक और मेटल फ्रेम है तो हाथों में और ज़्यादा ये गर्म फील होता है। साथ में यहाँ पे डिस्प्ले भी बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है। के बाद में क्या है कि थ्रोटलिंग इश्यूज इसमें आपको ज़्यादा देखने मिलते हैं, यानी कि जैसे ही फोन अगर ज़्यादा गर्म हो जाता है तो यहाँ पे बैटरी उस टाइम पे बहुत जल्दी जल्दी ड्रॉप होने लग जाता है। और साथ में जब ये फोन गर्म होता है तो यहाँ पे UI में बहुत ज़्यादा जिटर्स और लैग भी देखने मिलते हैं। और आप इसे अगर वीडियो के लिए यूज कर रहे हो, यानी कि आपने पहले कुछ और टास्क कर लिया, फोन अगर आपका गर्म हो चुका है और आपने बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, तो फिर आपका फोन जब भी गर्म हो जाता है तो ऐसे में आपके वीडियो में स्मूथनेस नहीं आती, वीडियो में आपको फ्रेम स्किप होती है, यानी कि वीडियो ऐसे अटक अटक के बनती है, तो वीडियो भी यहाँ पे स्मूथली रिकॉर्ड नहीं होती जब भी ये फोन गर्म हो जाता है। ओके, तो ये इसमें कुछ दिक्कत है कि भाई अगर ये फोन गर्म हो जाए तो UI में लैग डिटेल्स देखने मिलती है, वीडियो में फ्रेम स्किप भी हो जाती है और बैटरी भी उस टाइम पे थोड़ी जल्दी ड्रॉप हो जाती है। ये कुछ यहाँ पे इश्यूज है जो कि One UI 7 के बाद भी यहाँ पे फिक्स नहीं हुई है।
और बात करें गेमिंग की, तो गेमिंग को तो आप साइड में रख ही दो, बिकॉज की गेमिंग तो इसके बस की बिल्कुल ही नहीं है। तो हम गेमिंग के बारे में बात क्या ही कर सकते हैं। वैसे आपको बहुत सारे फीचर्स अभी वन UI 7 के बाद में मिल जाते हैं, और कुछ आप यहाँ पे सेटिंग अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे चिपसेट उतना कांस्टेंट काम नहीं करता, तो क्या मतलब है उन सेटिंग को अप्लाई करने का। तो आप इसे खरीदने का मूड बना रहे हो तो देखो, एक बात समझना कि आपका यूज अगर बहुत ही नॉर्मल सा है, आप फोन के ऊपर बहुत ज्यादा लोड नहीं डालते, यानी कि आप अपने काम से काम रखते हो, बस कॉलिंग कर ली, कॉल रिसीव कर लिया, आउटगोइंग कॉल कर लिया, वीडियो कॉल कर लिया, व्हाट्सअप यूज कर लिया, चैटिंग कर ली, इंस्टाग्राम में थोड़ी बहुत यहाँ पे रील्स को स्क्रॉल वगैरह कर लिया, ऐसे कुछ यहाँ पे आपका छोटा मोटा काम है, यानी कि यहाँ पे भी उसको आप बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हो, तो फिर ये ठीक ठाक है। बिकॉज अगर ज़्यादा यूज़ करोगे तो बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाएगी, आपको अगेन चार्ज करना पड़ेगा, और फोन में हीटिंग इशू आपको अलग से देखने मिलेंगे। तो ये कुछ अगर आपका टास्क है तो फिर आप इसको चेकआउट करो। अगर आप थोड़ा बहुत भी हेवी अगर इसको लेवल पे लेके जाते हो तो फिर आपको इसके बैटरी में भी इशू देखने मिलेंगे, और साथ ही में फोन गर्म भी होगा, और यहाँ पे आपको थ्रोटलिंग के इशू देखने मिलेंगे, तो वहाँ पे दिक्कत आ जाती है। तो इसका जो परफॉर्मेंस है वो इतना आपको बेटर अभी भी नहीं मिलता वन UI 7 के बाद में। नेक्स्ट बात करें इसके बिल्ड, इसके इन एंड फील के बारे में, तो इसकी जो इन एंड फील है आपको अच्छी मिल जाती है। रियर में ग्लास है विद ग्लॉस फिनिश के साथ में। इसके दोनों ही साइड यानी कि फ्रंट और रियर में आपको मिलता है गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन। फ्रेम आपको मिल जाती है यहाँ पे मेटल की, तो ग्लास बैक विद मेटल फ्रेम के साथ में इसकी जो इन एंड फील है आपको अच्छी मिल जाती है। और आप जब भी इसको हाथों में होल्ड करोगे तो ये आपको प्रीमियम सा फील होगा, यानी कि आपको इसकी इन हैंड फील भी अच्छी मिल जाती है। बट स्लाइटली ये फोन थोड़ा सा इससे थिकर है, यानी कि मोटा है साइज में। इसका जो वेट है 209 ग्राम का है, इसकी थिकनेस 8.2 mm की। तो ये थोड़ा आपको हाथों में ऐसे स्लाइटली थिकर यानी कि मोटा लग सकता है। तो बिल्ड क्वालिटी इन हैंड फील तो आपको डेफिनेटली अच्छी मिल जाती है, लेकिन स्लाइटली थोड़ा सा ये थिकर और थोड़ा सा हेवियर फील हो सकता है। नेक्स्ट टाइम बात करें कैमरास की, तो भाई देखो कैमरा इसके आज कैसे परफॉर्म करे 2025 के अंदर। तो वन UI 7 का अपडेट इसमें आ चुका है स्टेबल वाला। उसके बाद से थोड़ा बहुत यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज तो हुआ है, जो कि अब देखो कंपनी करती है, क्योंकि उनको नए फोन बेचना पड़ते हैं, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको डिग्रेड तो देखने मिलता ही मिलता है। लेकिन फिर भी इसे कैमरा आज भी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिल जाता है, 50 MP का मेन कैमरा है विद OIS के साथ में, 12 का अल्ट्रा वाइड और 8 का टेलीफोटो लेंस, और सेल्फी है ओनली 10 MP का। अब देखो बात करें कैमरास की, तो भाई देखो इसमें आपको बहुत ही अच्छे और कमाल के कैमरा फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप इसके फ्रंट और रियर से 4K 60 FPS के अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, और आप इसके अंदर रियर से 8K 24 FPS से वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और साथ ही में इसमें पोर्ट्रेट वीडियो मोड का भी ऑप्शन है, यानी कि आप जब भी वीडियो रिकॉर्ड करते हो फ्रंट और रियर से तो बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है। यहाँ पे एक और अच्छा फीचर है जो कि है डायरेक्टर्स व्यू का। इसका जो नया नाम है वो है ड्यूअल रिकॉर्डिंग। तो आप अभी ड्यूअल रिकॉर्डिंग कर सकते हो फ्रंट और रियर कैमरा से। तो सेल्फी की वीडियो तो रिकॉर्ड होगी, लेकिन साथ ही में रियर से भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, और आप यहाँ पे तीनों ही लेंस के ऊपर स्विच कर सकते हो, यानी कि अल्ट्रा वाइड, मेन लेंस और यहाँ पे टेलीफोटो लेंस के ऊपर आप यहाँ पे स्विच करके वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो जो लोग व्लॉग वगैरह शूट करते हैं उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और बात करें पोर्ट्रेट फोटो की, तो ये देखिए आप यहाँ पे कुछ सैंपल देख सकते हो। तो इसमें 8 MP का टेलीफोटो लेंस मिलता है, तो यहाँ पे 3x के ऊपर बहुत ही कमाल की ये पोर्ट्रेट फोटो क्लिक करता है। आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो। और बात करें अल्ट्रा वाइड की, तो यहाँ पे अल्ट्रा वाइड से भी आपको अच्छी क्वालिटी मिल जाती है, डायनेमिक रेंज है, जो डिटेल्स वगैरह है आपको डेफिनेटली अल्ट्रा वाइड लेंस से भी अच्छी मिल जाती है। और मेन लेंस से भी आप यहाँ पे अच्छी क्वालिटी की फोटो क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे मेन लेंस हो, अल्ट्रा वाइड हो, यहाँ पे टेलीफोटो लेंस हो, यहाँ पे सभी कुछ काम के, यानी कि अच्छी फोटो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। सेल्फी से भी आप यहाँ पे अच्छी क्वालिटी की फोटो क्लिक कर सकते हो। तो कैमरा इसका आज भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर आप यहाँ पे फोटो क्लिक करते हो रियर से, फ्रंट से, तो आपको अच्छी क्वालिटी की फोटो मिल जाती है। वीडियो क्वालिटी भी यहाँ पे अच्छी है, फ्रंट की मुझे अच्छी लगी, रियर की थोड़ी सी यहाँ पे इतनी बेटर मुझे नहीं लगी, थोड़ी डिटेल्स की यहाँ पे कमी लगी, और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे डार्क डार्क सा कर देता है वीडियो के अंदर, कई बार मैंने देखा हुआ है। यहाँ पे जो कलर टोन है वो थोड़ा स्लाइटली ऐसे येलोइश और थोड़ा सा डार्कर साइड में लेके आ जाता है, थोड़ा सा ऐसे रियर में दिक्कत है। फुल एचडी में थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत है, लेकिन 4K में वहाँ पे क्लैरिटी अच्छी हो जाती है। कुल मिला के देखो तो कैमरा क्वालिटी इसकी आज भी अच्छी है। थोड़े बहुत स्लाइटली डाउनग्रेड तो हुए होंगे अपडेट के बाद में, जो कि होना तो बिल्कुल फिक्स है, क्योंकि एक टाइम के बाद में यहाँ पे थोड़ा बहुत तो 19-20 डाउनग्रेड करते हैं, बिकॉज उनको नए फोन सेल करने होते हैं। अब देखो इससे थोड़ी बेटर क्वालिटी आपको S24 FE की देखने मिलती है, वहाँ पे थोड़ा आपको स्लाइटली बेटर मिल जाती है प्रोसेसिंग। वहाँ पे कितना आपको डिफरेंस देखने मिलता है इसके लिए आपको अलग से एक मैं वीडियो देने वाला हूँ, S23 FE वर्सेस S24 FE का। बात करें इसके UI के बारे में, इसके अपडेट सपोर्ट के बारे में, तो देखो भाई कि अभी ये फोन चल रहा है Android 15 के साथ में विद One UI 7 के ऊपर। बहुत जल्दी इसमें स्टेबल अपडेट आएगा One UI 8 का भी विद Android 16 के साथ में। ये फोन Android 13 के ऊपर आउट ऑफ द बॉक्स लॉन्च हुआ था, Android 14, 15 इसमें अपडेट आ चुकी है, 16 और 17 अभी आना बाकी है। और इसमें आपको 4 साल तक की मेजर OS अपडेट और 5 साल तक की सिक्योरिटी पैच का सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि आपको 2 अपडेट तो मिलना बाकी है। साथ ही में आपको 3 साल तक की सिक्योरिटी पैच की अपडेट भी मिल जाएगी, यानी कि और ये 3 साल तक के फोन आपका चल जाएगा अगर आपको यहाँ पे चलाना है तो। और बात करें यहाँ पे UI के फीचर्स की, तो भी देखो ये S सीरीज का फ्लैगशिप लेवल का फोन है, FP सीरीज का फोन है, तो आपको यहाँ पे नॉक सिक्योरिटी मिल जाती है, सिक्योर फोल्डर मिल जाता है, NFC का सपोर्ट मिल जाता है, तो आप यहाँ पे टैप एंड पे करके पेमेंट कर सकते हो, सैमसंग वैलेट का यूज कर सकते हो,
इसमें आपको इन बिल्ड कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाती है, जो कि वन UI 7 के बाद भी यहाँ पे स्टिल वैसे के वैसे ही है। तो आप इसमें वन UI 7 के बाद भी यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जो कि अनाउंस नहीं करती। यहाँ पे वॉइस फोकस का फीचर्स भी, यानी कि आप बैकग्राउंड नॉइस को क्लियर कर सकते हो। गुड लॉक का आपको यहाँ पे ऑफिशियली फुल्ली सपोर्ट मिल जाता है। आप इसके थ्रू अपने फोन को बहुत हद तक कस्टमाइज कर सकते हो। साथ ही में यहाँ पे आपको सैमसंग डेस्क का सपोर्ट मिल जाता है। तो जो भी यहाँ पे मेन वन UI के फीचर्स है वो आपको यहाँ पे लगभग सभी मिल जाते हैं। थोड़े 19-20 यहाँ पे मिसिंग हो सकते हैं, बिकॉज कि भी थोड़ा ये 2 साल ओल्ड हो चुका है। बात अगर AI फीचर्स की, तो भी देखो यहाँ पे AI के फीचर्स भी आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। हाँ, कुछ यहाँ पे लेटेस्ट फीचर्स यहाँ पे मिसिंग है, लेकिन जो जो कुछ काम के है वो आपको यहाँ पे लगभग सभी मिल जाते हैं। और UI का जो एक्सपीरियंस है आपको डेफिनेटली मस्त मिलता है, बिकॉज की यहाँ पे वन UI 7 का अपडेट आ चुका है। तो आपको बहुत सारे नए फीचर्स भी इंक्लूड होकर मिल जाते हैं। और यहाँ पे ये S series का फोन है, चिपसेट भी अच्छा खासा पावरफुल है। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्टिमाइजेशन है डेफिनेटली आपको बेटर मिलता है वन UI 7 के साथ में। तो ऐसे लैग जिटर्स आपको बहुत ही कम से कम देखने मिलते हैं। ये फोन तभी लैग करता है इसके UI में जब आपका फोन गर्म हो जाता है। बाकी तो ऐसे नॉर्मल ये फोन बिल्कुल जिटर वगैरह नहीं करता, आपको यहाँ पे स्मूथ एक्सपीरियंस मिल जाता है UI के साथ में। नेक्स्ट टाइम बात करें नेटवर्क की, तो भाई देखो नेटवर्क का क्या है ना कि मैंने इसको अब तक जितना भी यूज किया है तो मुझे अब तक ऐसे नेटवर्क का इशू देखने नहीं मिला। हाँ देखो, सैमसंग के जो जितने भी फोन है, तो आप जब भी 5G इसमें यूज करोगे, इसमें सफिशिएंट 5G के बैंड है, 5G का स्पीड भी आपको अच्छा मिल जाता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप जैसे 5G का यूज करोगे, आपका फोन अगर ज्यादा गर्म हो जाता है तो ये 4G के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो ये इनके सभी फ़ोन में ऐसे सिस्टम है कि जब भी आप फ़ोन यूज़ करोगे, तो अगर आप 5G यूज़ करते हो, फ़ोन अगर ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उसको कूल डाउन करने के लिए 4G के ऊपर शिफ्ट होता है। और जैसे आपका फ़ोन ठंडा होगा तो फिर से आपके 5G के सिग्नल आ जाते हैं। तो ये तो आपको इसके अंदर भी देखने मिल ही जाता है। लेकिन बात अगर रियल नेटवर्क इशू के बारे में, तो वैसे मुझे अब तक कुछ भी फेस हुए नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक्सिनोस का चिपसेट है, तो कुछ लोग यहाँ पे कमेंट्स करते हैं कि मेरे एरिया में यहाँ पे नेटवर्क इतने सही से नहीं मिल पाते, बिकॉज कि देखो उनकी एरिया में क्या है ना कि आप यहाँ पे एक समझ लो कि ये जो एक्सिनोस का चिपसेट है ना, अगर आपके एरिया में अच्छा अगर रेंज होगा, आप अगर सिटी में रह रहे हो, अगर आपको यहाँ पे अच्छे नेटवर्क मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन आप कुछ ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे नेटवर्क का इशू है, जहाँ पे आपको पास में कोई भी ऐसे टावर नहीं मिलता, नेटवर्क बहुत ज़्यादा वीक है, पुअर है, तो फिर आपको यहाँ पे नेटवर्क कम देखने मिल सकता है। यहाँ पे इसका जो रिसेप्शन है वो इतना बेटर नहीं चलता। तो आप एक मेक श्योर करना कि आप अगर अच्छी एरिया में रहते हो, जहाँ पे नेटवर्क अच्छा सफिशिएंट मिलता है, तो डेफिनेटली फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप ऐसे बहुत दूर दराज के एरिया में रहते हो जहाँ पे पुअर नेटवर्क है, तो फिर आपको यहाँ पे नेटवर्क से बराबर इशू आ सकते हैं। तो ये था मेरा कंप्लीट एक्सपीरियंस S23 FE को लेकर के। अब देखो 20 महीने के बाद मैंने इसका रिव्यू वगैरह किया है। तो भाई देखो, ये फ़ोन देखो आप खरीदना चाहते हो अभी 2025 के अंदर, तो देखो अभी अगर ये मिलता है आपको BBD सेल वगैरह में या फिर अमेजोन के ऊपर भी, तो ये अगर आपको मिलता है अंडर 25 के बजट में, वैसे तो ये 25 के आसपास ही आपको देखने मिलेगा, बिकॉज कि पिछले साल ये 28 के आसपास देखने मिल चुका है। इसका जो बेस्ट वेरिएंट है 128 वाला, तो अभी ये फ़ोन डेफिनेटली आपको 25 के आसपास मिलेगा, इसका 128 GB वाला वेरिएंट। और 256 आपको शायद से मिल सकता है 27-28 के आसपास। तो देखो आपको ये फ़ोन तब खरीदना है कि आपका बजट बहुत ही ज़्यादा टाइट है, और ये फ़ोन भी आपको बहुत ही लोएस्ट कीमत के ऊपर मिल रहा है, यानी कि 24,000 23,000 ऐसे अगर आपको मिल रहा है। और अगर आपको 25-26 में इसका 256 GB मिल जाता है, तो फिर इसको आप चेकआउट करना। बट यहाँ पे कुछ कॉन्स भी, जैसे बैटरी बैकअप इतना अच्छा नहीं है, या फिर हीटिंग इशू वगैरह भी, या फिर परफॉर्मेंस बहुत ही इतना अच्छा नहीं है, तो वो भी आपको थोड़े बहुत कॉन्स मिल सकते हैं। तो ये थोड़ा आपको ध्यान से देख लेना है। और अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा बजट बढ़ा सकते हो 5-6 हज़ार रुपये के आसपास, तो फिर डेफिनेटली इसको इग्नोर कर देना, बिकॉज कि 30,000 के बजट में आपको S24 FE देखने मिलेगा, जो कि इससे ज़्यादा बेटर और वैल्यू फॉर मनी डील बन के आ जाता है। बहुत जल्दी मैं आपको दोनों ही का कंपैरिजन वीडियो दे दूंगा, ताकि आपको बेटर आइडिया लग जाए। लेकिन अगर आप अभी खरीदना चाहते हो सेल के अंदर, तो मैं इसको बोलूँगा कि आप इसे लगभग 90% इग्नोर ही करो। बहुत ही कम से कम और बजट में आपको मिल जाता है। कार्ड वार्ड लगाने के बाद में, सुपर कॉइन लगाने के बाद में 22-23 तक, तो फिर तो बोलूँगा कि फिर पैसा वसूल डील है। लेकिन 27-28 के बजट में लेना मैं बोलूँगा कोई अच्छी डील नहीं है, बिकॉज कि 30 के बजट में तो आपको इजीली यहाँ पे S24 FE मिल जाता है। तो इतना ही था आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय।